ठीक है? यस सर। स्माइल नहीं हो रही है, कुछ लग रहे हैं सब लोग? यस सर। ओके, पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा था? क्या पढ़ा था? फिर से बताओ जरा, कौन सा पढ़ा था? लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में हमने क्या पढ़ा था? कौन होते हैं? लखनवी अंदाज हमने चैप्टर पढ़ा, और इसमें होता क्या है? नवाब साहब होते हैं। नवाब साहब होते हैं, और क्या करते हैं? हीरा खरीदते हैं? यस सर। खाते भी हैं? नो सर। खाते नहीं है, यस खरीदते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं? हीरे का फेंक देते हैं। उनके साथ कोई और भी ड्रामा कर रहा था? यस सर। दिया था उसको? यस सर, पूछा था? बैठते ही नो सर, थोड़ी देर बाद काटने के बाद। थोड़ी देर काटने के बाद यस सर। फिर खा लिया था उन्होंने? नो सर। तो क्या किया था उन्होंने? मना कर दिया। मना कर दिया था? यस सर। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद उन्होंने भी नहीं खाया वो और फेंक दिया। उन्होंने फेंक दिया? Yes. ओके, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था। हमने देखा था कि नवाब साहब जो है वो हीरा खरीदते हैं, खाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन नवाब है इसलिए वो बड़प्पन के चक्कर में फिर हीरा नहीं खाते हैं। अच्छा चलो, वो तो नवाब साहब थे, आप भी बड़े लोग बन जाओगे, बड़े बन जाओगे। यस सर। बनना ही है सबने, है ना? अच्छी पर्सनैलिटी बनना है सबने, बड़ा व्यक्तित्व बनना है। विदेश कौन जाना चाहेगा? कौन जाना है? यस सर। काम के लिए? यस सर। काम के लिए जाना है? यस सर। कौन सा काम के लिए जाना है? सर अपना वही पढ़ाई करने के लिए। आपने पढ़ाई करने के लिए जाना है। आप कोई बच्चा ऐसा बता सकता है कि विदेश से लोग हमारे यहाँ भी आते हैं क्या? Yes, sir. आते हैं? Yes, sir. विदेश से कौन आता होगा? विदेश से आप जाना चाहते हैं, आप तो जाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो हमारे यहाँ भी आते होंगे ना? Yes, sir. आते हैं विदेशी? Yes, sir. तो जो विदेशी हमारे यहाँ आते हैं वो किस लिए आते हैं? सर कुछ मिलने आते हैं सर, कुछ फैक्ट्रियां। विदेशी हमारे पास में किस लिए आते हैं? जो विदेश से लोग आते हैं ना, ये हमारे पास किस लिए आते हैं? आप नाम बता सकते हैं? कोई नाम बता सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? क्या आप किसी ऐसे फादर या मदर को बारे में कोई बता सकते हैं क्या? फादर या मदर के बारे में जो विदेश से यहाँ आकर के बस गए हो? फादर या मदर, फादर या मदर नाम से जानते हैं किसी को? आप किसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं? कौन है? खड़े होकर बताओ, आप बताओ कौन? मदर टेरेसा। जानते हो आप मदर टेरेसा के बारे में? जानते हो? किस लिए आए थे? भारत की सेवा करना। भारत की क्या सेवा करते थे? आप इनके बारे में बता रहे हो क्या? Yes, sir. लिख दूं यहाँ पे टेरेसा? Yes, sir. सही है क्या? Yes, sir. अच्छा, मदर टेरेसा भारत में किस लिए आई थी? सेवा करने के लिए, है ना? कौन से धर्म से थी वो? बेसिकली क्रिश्चियन थी। ईसाई बोलते हैं ना इनको? Yes, sir. ईसाई थी? Yes, sir. सिर्फ ईसाइयों की सेवा करती थी? No, sir. तो किसकी सेवा करती थी? सारे धर्मों के लोगों की सेवा करती थी। क्या करती थी? सर जैसे कि कोई गरीब है तो उसकी मदद करती थी। कोई गरीब है तो उसकी मदद करती थी। गरीब की मदद करती थी। कैसे मदद करती थी? बीमार दवाई दे देती थी? Yes, sir. दवाई देते थे? सर वो हॉस्पिटल प्रोवाइड कराते थे। हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देती थी, यानी कि अस्पताल बनवाए थे Yes, sir. इन्होंने, और वहाँ पे दवाइयाँ दिलवाई जाती थी। और क्या करते थे? स्कूल में बनवाए थे, आप लोग कह रहे हो। और सबसे बड़ा काम क्या था? उनको हम एक वर्ड में कहीं तो क्या कह सकते हैं? मानवता की सेवा करती थी, Yes, sir. है ना? मानवता की सेवा करती थी वो, यानी पूरी जो हमारा जो मानव है उनकी सबकी सेवा करती थी। Yes, अब आप देखिए, ये तो हो गया मदर का। अगर हम फादर की बात करें तो कोई फादर भी है क्या? यस सर। फादर जो है, फादर कहते हैं किसको है? अब आपने ईसाई धर्म की बात करी, तो क्या ईसाई जो लोग होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं, वो जो उनके कोई धर्म से संबंधित कोई फादर भी होते हैं क्या? Yes, sir. क्या करते हैं वो? ये फादर क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? सर लोगों को सलाह देना या फिर काउंसलिंग करना। धर्म से संबंधित होते हैं क्या? जैसे हिंदू लोगों में पंडित होते हैं वैसे क्रिश्चियन लोगों में फादर होते हैं। क्रिश्चियन लोगों में फादर होते
जैसे हिंदू लोगों में पंडित होते हैं वैसे ही क्रिश्चियन लोगों में फादर होते हैं। हिंदू लोगों में पंडित होते हैं वैसे क्रिश्चियन लोगों में फादर होते हैं। तो बेसिकली फादर का काम तो क्या होता है? पंडित जैसे ही हाँ, पूजा करना, अपने धर्म के बारे में मानना। मदर टेरेसा यही थे क्या? यही थे ना? मदर टेरेसा यही थे जिन्होंने क्या किया था, हॉस्पिटल बनवाए थे और बहुत सारे जो काम किए थे, अच्छे काम किए थे। आप बता रहे हो फादर जो होते हैं क्रिश्चियंस, जो हमारे कम्युनिटी है, जो हमारी बिरादरी है, ईसाई बिरादरी, उनमें फादर होते हैं जिनका काम क्या होता है? धर्म से संबंधित शिक्षा देना। और सारे फादर क्या वही के होते हैं? जैसे हमारे यहाँ जो भारत में काम करते हैं सारे भारत के ही हैं? तो बाहर से भी आ जाते होंगे ना, कुछ बाहर से भी आ जाते होंगे। तो बाहर से कोई आप बता सकते हैं, कभी आपने सुना हो कि कोई फादर ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और यहाँ आकर के बस गए, यहीं पे होकर रह गए, ऐसे कोई हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एक और लोग हैं जो हमारी बुक में चैप्टर भी है, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और वो हैं कौन? कामिल गुल के। फादर कामिल गुल के। आप इनको अच्छे से पढ़िए, देखिए ये नाम क्या लिखा है। बाद में हम इन पे निबंध लिखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ? नाम क्या था? हमारे हिंदी जो विषय है, इनके एक लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने एक चैप्टर लिखा है इनके बारे में, और इनके जीवन से संबंधित कुछ यादें हैं उनके पास में, क्योंकि ये लेखक भी थे। ये जो फादर कामिल गुल के हैं ये लेखक भी थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इनके साथ में? ये लेखक थे और सबसे बड़ी चीज इनके साथ में ये है कि इन्होंने, ये हिंदुस्तान के थे नहीं पर हिंदुस्तान में आए। चैप्टर में पढ़ेंगे कब आए, कैसे आए, हम सब उसको देखेंगे। आए, आकर के इन्होंने क्या किया, जब हिंदुस्तान में आए तो आने के बाद में इन्होंने हिंदी सीख ली, और हिंदी भी कितनी अच्छी सीख ली, हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आप देखिएगा। ये हमारा चैप्टर है, कौन सा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये हमारा पाठ है। हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे फादर गुल के जो हैं वो कहां से आए? अपने देश से हमारे यहाँ आए। कौन सा देश है हम पाठ में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन सा देश है, लिख लेंगे कि आपने क्या देखेंगे, कौन से देश से आए थे, इनकी जन्मभूमि का नाम क्या था, ये हम पाठ में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ आके इन्होंने कैसे क्या हुआ, ये थे तो इन्होंने हिंदू धर्म नहीं अपनाया, लेकिन इन्होंने हिंदू रीति रिवाज को सीखा। हमारी जो राम कथा से संबंधित कुछ जो हमारे ग्रंथ है उनसे संबंधित इन्होंने क्या काम किया। हिंदी विषय में आप कोई सोच सकते हैं कि ये विदेश से आए हुए जिनको हिंदी विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं हो, यहाँ आकर के कितना कर रहे होंगे। आप इनकी क्वालिफिकेशन जो है हिंदी की आप देखिएगा, क्या कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आकर यहाँ किसी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर बन जाए। और सबसे बड़ी बात, हम हिंदी वाले हिंदी की कितनी कदर करते हैं ये आज आपको पता लगेगा। और फादर कामिल गुल के क्या कहते हैं कि हिंदी की कितनी जरूरत है, क्यों जरूरत है, ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। आज के चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो इस पाठ के राइटर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये क्या थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? 1927 में। नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इनका जन्म कब हुआ? 1927 में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने क्या किया था? बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। और ये क्या थे? प्रोफेसर थे। इन्होंने दिनमान, एक जो मैगजीन छपता था, उसमें ये क्या थे? उप संपादक थे। पराग के भी ये क्या थे? संपादक थे, ठीक है। और इन्होंने 1983 में इनका क्या हुआ? आकस्मिक निधन हो गया था। ये बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी क्या होता है? अपने फील्ड के अलावा और फील्ड का भी, मतलब अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र का भी जिनको ज्ञान प्राप्त होता है उनको हम क्या कहते हैं? बहुमुखी प्रतिभा के धनी होना। वे कहानीकार थे, साहित्यकार थे और निबंधकार थे, नाटककार थे। बहुत सारी कृतियां भी है इनकी। काठ की गंडियां, कुआनो नदी का
क्वानो नदी का क्या है? जंगल का क्वानो नदी नाम है, मतलब इनकी रचना का। जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर कैसे टंगे हुए? फांसी। खूंटियों पर टंगे हुए, सच में टंगे हुए? सर ये एक तरह से हाँ, एक तरीके का इन्हें व्यंग है। खूंटियों पर टंगे हुए लोग कैसे हैं? हमारे लाइब्रेरी में बुक है, आप लोग देख लेना लेकर के, ठीक है? हमारे लाइब्रेरी में बुक है, उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं कि लोग कैसे खूंटियों पर टंगे हुए हैं इनकी बुक में, ठीक है? आपको पता लगेगा। और क्या है, इनके बहुत सारे और हैं इनके उपन्यास। एक इनके कहानी बकरी नाटक है इनका, भों भों खो खो, ये क्या है इनके? बबूता का जूता, लाखीना, बाल साहित्य, छोटे बच्चों के लिए जो बुक्स होती है ना, उस तरह के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको खूंटियों पर टंगे लोग जो बुक है ना, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है, उनकी पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो थे, ये स्तंभकार भी थे। और कहते हैं कि स्तंभकार थे और चरखे नाम से दिनमान में स्तंभ लिखते थे, यानी कि एक इनका कॉलम होता था। स्तंभ मतलब एक कॉलम होता था, उसमें इन्हीं के जो ये खुद ही उसमें लिखा करते थे, ठीक है? इनकी अभिव्यक्ति में शालीनता और स्वाभाविकता भी है। मानवीय गणना की स्टार्ट करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या होता है भाई? कैंसर होता है। जहरबाद यानी कि कैंसर। फादर को कैंसर से नहीं मरना चाहिए था। ये क्या बताते हैं कि उससे फादर को नहीं मरना चाहिए था, उसका कारण क्या बताते हैं? आगे लेखक लिखता है, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से, और सबसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि राइटर ने लिखा है अपनी किसके लिए? जो उनकी पुरानी यादें थी, फादर कामिल गुलके के साथ उनकी यादें हैं ना, जो उन्होंने उनके साथ समय बिताया, जो फादर कामिल गुलके ने क्या किया था, अपना समय राइटर जो लेखक है उन्होंने एक साथ समय बिताया था, उसको याद करके लिखा है बाद में। तो इस विधा को हम क्या कहते हैं, हम चैप्टर के अंत में पढ़ेंगे। आपके पास भी संस्मरण होंगे, लास्ट में आपको मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपना कोई संस्मरण बताएंगे, लिखेंगे भी। हम इसके लिए एक वो भी करेंगे, एक पैरा भी करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संस्मरण, अपना संस्मरण भी लिखेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए हम इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी क्या होता है? ये गेट का वो हिस्सा, दरवाजा जहाँ पे मतलब एंड होता है, मतलब पूरा रूम जहाँ से स्टार्ट होता है। देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के चौके में ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद दाढ़ी मारती, भूरी दाढ़ी, ठीक है मेरे जैसी, तो कैसी? सफेद दाढ़ी होता है, भूरी लिखा है, कैसी लिखा है? भूरी दाढ़ी। कैसी लिखा है पीछे बच्चे? कैसी दाढ़ी बताइए? भूरी दाढ़ी। इन्होंने बताया है भूरी दाढ़ी, आंखें नीली और बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनता इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। और वो क्या बताते हैं? मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ। लेखक का और उनका परिचय कितने सालों से परिचय? वो कहते हैं 35 साल से साक्षी हूँ। इसका मतलब 35 साल से दोनों के बीच में परिचय है। 35 साल से दोनों के बीच में परिचय। किस के बीच में? तब भी जब इलाहाबाद में थे, और तब भी वो इलाहाबाद में थे ना, तब भी जब वो इलाहाबाद में थे तब भी उनका परिचय था। और अब वो क्या कहते हैं? अब भी उनका परिचय है। जब वो इलाहाबाद में थे तब भी उनका परिचय था और अब भी उनका परिचय है। और वो क्या कहते हैं? जब वह दिल्ली आते थे तब वो उनसे क्या करते थे? मिलते थे। जब वो दिल्ली आते थे तो क्या करते थे? उनसे मिलते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। क्या बताते हैं? आज जो गले लगाते थे ना, वैसे कस के मिलते थे, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं है, आराम से। कैसे मिलते थे? कस के। और इसका मतलब क्या था? वो किसी से भी अपने प्रियजन से बहुत स्नेह करते थे, अपने प्रियजन से बहुत स्नेह करते थे, अपने फ्रेंड्स जो थे उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। आप में से कौन पढ़ेगा? जितना मैंने बताया आप पढ़ो, बुक से पढ़ लो, नहीं यहाँ से पढ़ लो, जहाँ सही लगेगा। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरा था।
मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्मित शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घेरों के किसी भी उत्साह और जी आप पढ़ो आगे, कंटिन्यूस करो। कुरान जैसे खड़े हो जाए, हमें अपने आश्वस्त से भरे, मुझे अपने बचपन और फादर का उससे पहले अन्ना डर करता। यदा अतीत है नीली आंखें ही चमकते कि उसकी ऊंचाइयों पर दवेरा की छाया में खड़ी हुई। हाँ कंटिन्यूस। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चल रही थी। वह हमारे पास आकर रुक के मैं मुस्कुराया। देखते ही देखते मैंने उनसे पाठ लिया और मैंने कहना चाहता था, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। किसमें नहीं देखा? किसको नहीं देखा? फादर बुल्के को उन्होंने कभी भी किसमें नहीं देखा? और किसमें देखा? आवेश किस तरह का आवेश? झगड़े वाला? तो ये देखो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते थे। मतलब वो क्या करते थे, हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, मतलब हंसी मजाक करते रहते थे। ऐसे ऐसे उनका व्यक्तित्व कैसा था? हंसमुख था, है ना। और क्या बताया है, वो कहते हैं कि गंभीर बहस करते थे। ये इनके व्यक्तित्व का परिचय है। कैसे थे? गंभीर व्यक्तित्व का परिचय थे। और क्या कहते थे? निर्लिप्त शामिल होते थे। इन्होंने बताया ना, बेबाक राय रखते थे, चीज अच्छी नहीं थी तो कह देते थे अच्छी नहीं है। और क्या बताया है, और देखिए इसमें क्या बताया है, पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। और क्या बताया, पीछे क्वेश्चन में आया, देखिए निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। और देखिए उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया है, हाँ जी बच्चे, सुझाव देते थे, नीली आंखें थी, वात्सल्य से भरे हुए थे, है ना। और देखिए और बताइए इसमें, देवदारू की छाया की तरह उनका व्यक्तित्व विशाल था, आशीषों से भर देते थे, उत्सव और संस्कार में शामिल होते थे, बड़े भाई के जैसे थे, पुरोहित का काम भी कर देते थे। आप देखिए कितने व्यक्तित्व के गुण है ना, कितने व्यक्तित्व के गुण है, बहुत ज्यादा ना। चलो आप बैठो, और कौन पढ़ेगा? चलो आप पढ़ो। हाँ जी। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, रुकिए, क्या पूछ रहा है? देखिए क्या कहता है, आपको अपने देश की याद आती है? क्वेश्चन कर रहा है ना, आपको अपने देश की याद आती है, मतलब यहाँ से पता चलता है उनका देश भारत था क्या? लेकिन फिर उनका उत्तर सुनिए, कितना बढ़िया उत्तर है, उनका कितना महान उत्तर है। अब देखिए, बताइए क्या कहते हो? मेरा देश तो भारत है। मतलब वो थे नहीं, बल्कि अब वो हो गए। यहाँ आए तो भारत के ही हो गए, यहाँ आए तो फिर उन्होंने कभी भी वापस जाने के बारे में सोचा ही नहीं। और पढ़िए, तो मैंने आपको क्वेश्चन पहले बोले थे, नोट कर रखना, बाद में पूछूंगा। जी कंफ्यूज करिए। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्सटेबर। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है जन्मभूमि का? रेम्सटेबर। जन्मभूमि मतलब जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया, जहाँ इनका जहाँ ये पैदा हुए, जहाँ इन्होंने जन्म लिया, नाम क्या है? रेम्सटेबर। आगे चलिए। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है। हाँ जी, किसकी याद आती है बताते हैं बेटा? माँ की याद आती है। चलिए कंटिन्यूस करिए। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी,
बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत में से बेल्जियम गए थे। बैठिए बैठिए, देखिए अब इन्होंने क्या बताया। एक तो वो यहाँ के भारत के ही हो गए। जब इनसे पूछा याद आती है तो ये क्या कहते हैं, माँ की स्मृति। स्मृति मतलब याद में डूब जाते देखा है उनको। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। क्वेश्चन आ जाए आपसे, किसकी चिट्ठियाँ आती थी फादर बुल्के के पास में? भाई की आती थी? किसकी आती थी? और वो क्या कहते हैं, और अपने मित्र जो है अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश प्रसाद को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। किससे पूछा जाएगा, किसको चिट्ठियां दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश प्रसाद उनके क्या लेते थे? भाई थे अभिन्न मित्र थे। क्या बताया है? अभिन्न मित्र थे। अब आप देखिए उन चिट्ठियों को दिखाते देखा था। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव था? नहीं था। पिता व्यवसायी थे, मतलब काम बिजनेसमैन थे, और भाई वहीं पे पादरी हो गया था। पादरी मतलब जैसे वो पादरी बन गए थे वैसे वो भी पादरी बन गया था। एक आध बार उनको किसकी चिंता व्यक्त करते हुए देखा था? बहन की शादी की चिंता करते हुए देखा था। बहन कैसी थी? सख्त और जिद्दी थी, नहीं मानती थी बात, अपनी बात को मनवाती थी, मानती नहीं थी। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, 2 या 3 बार ही, 2 या 3 बार। आप सोचिए इतनी बड़ी जिंदगी में कितनी बड़ी लाइफ है उनकी, उसमें 2 या 3 बार ही वो कहाँ गए थे? बेल्जियम गए थे। और वो सबसे बड़ी बात है कि क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, यानी मैं तो क्या हूँ, साधु हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी या बालकों के साथ जवाब देते थे, मतलब शायद सही जवाब देते थे। वो क्या कहते थे कि आप छोड़ के क्यों चले आए? तो वो कहते मैं तो साधु हूँ, मुझे क्या है ना। चलो कंटिन्यू करिए। प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसे संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से दार्जिलिंग लिखा है बेटा, ये दार्जिलिंग नहीं है। इसका नाम क्या है, सही उच्चारण क्या है इसका? दार्जिलिंग। फिर से बोल के बताओ। दार्जिलिंग। क्या है ये, सही उच्चारण क्या है इसका? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? उधर जोर से बोल के बताओ। उधर पीछे वो, हाँ ये क्या है, इसने क्या उच्चारण किया था? फिर से करना। दार्जिलिंग। उनका सही उच्चारण क्या है? दार्जिलिंग में इन्होंने क्या किया था? क्या किया था इन्होंने दार्जिलिंग में? कलकत्ता में BA किया और फिर इलाहाबाद में MA। उन दिनों डॉक्टर हिरेश वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्ययन पढ़े गए थे। फादर ने मातृत्व के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का रूपांतर भी किया है। क्या किया है प्रसिद्ध? आप क्या किया है इसका? नहीं ये बोला क्या? रूपांतर है इसका? रूपांतर। क्या है सही उच्चारण क्या है इसका जो बच्ची बोल रही है? ये रूपांतर। इसका मीनिंग क्या है? चेंज करना, ट्रांसलेट करना। ठीक है, मतलब हाँ पहले ये दूसरी लैंग्वेज में से हिंदी लैंग्वेज में उसको
ट्रांसलेट करके लिख लेना, हिंदी में लिख लेना उसको, नीलपक्षी नाम से। ब्लू बर्ड मतलब नीलपक्षी नाम से इसका रूपांतर कर लेना जी। हाँ कंटिन्यू। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट जेवियर नहीं है, जेवियर। सेंट जेवियर। हाँ जी। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हाँ जी। तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद की। और वही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 47 को क्या बोलते हैं? 47 को क्या बोलते हैं? 47। 47 को क्या बोलेंगे? 47 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? देश में रहे। कहाँ रहे देश में? दिल्ली में रहे। और फिर क्या किया? चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? 73 वर्ष की जिंदगी जी करके और फिर उनकी जन्मवास हो गया, निधन हो गया उनका। टोटल लाइफ कितनी? 73 वर्ष। और उसमें से याद रखिए दिल्ली आए और कितने वर्ष रहे? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पीछे पूछा जाएगा आपसे, बताइए कि फादर कामिल बुल्के जो थे कितने वर्ष तक भारत में रहे थे? कितने रहे थे? 47। और 47 वर्ष में देश में कितनी बार गए अपने? 47 साल और 3 बार अधिकतम गए होंगे। आप सोच लीजिए, आप जाते हो 47 साल में 3 बार अपने घर मिलने के लिए? छुट्टियां होती है चल जाते हो ना तुरंत? स्कूल में छुट्टी में ना भी दो तो भी जाना है सर मुझे तो मैं तो जाऊंगा, करते हो ना? ये देख लो ये कितने साल बाद गए? 3 बार 47 साल में। और काम देखो इनका कितना, हम अपनी लैंग्वेज के लिए कितना सम्मान करते हैं, लेकिन ये कितना करते थे देखिए। बीए किया, फिर क्या किया? एमए किया, उसके बाद क्या किया? शोध प्रबंध किया। शोध प्रबंध मतलब शोध प्रबंध पीएचडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये किया। उसके बाद में कहां से किया? प्रयाग विश्वविद्यालय से। फिर क्या किया? राम कथा और उत्पत्ति और विकास इस विषय के ऊपर इन्होंने क्या किया? पूरा अपना रिसर्च किया 1950 में। और उसके बाद आप देखिए कि नीलपक्षी नाम से इन्होंने क्या किया? ब्लू बर्ड का रूपांतर किया। और रांची में जो कॉलेज था सेंट जेवियर्स, वहां पे संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। आप और मैं संस्कृत सीखेंगे इतनी? सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, ठीक है। मैं तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन आप भी सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत सीखने के लिए प्रोफेसर ही बनेंगे, डॉक्टर बनके भी संस्कृत सीख सकते हैं। ये तो पादरी थे ना, क्रिश्चियन थे, संस्कृत सीखना इनका काम था, काम चल जाता ना सीखते तो भी सीखी ना। तो आप कभी भी ये ना सोचिए कि हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम संस्कृत क्यों सीखेंगे? हम सीखेंगे क्योंकि उससे हमें क्या पता चलता है? हिंदुस्तान की संस्कृति पता चलती है। संस्कृत से हमें हमारे देश का कल्चर पता लगता है, हमें हमारे जो पूर्वज है उनके किए हुए काम पता लगते हैं, हमें पता लगता है कि हम कैसे थे और कहाँ हैं और कहाँ आ गए हैं। तो हम तो संस्कृत सीखेंगे, जितना हमसे सीखी जाएगी सीखेंगे, ठीक है। और फिर बाद में देखिए बाइबल का अनुवाद किया इन्होंने। अनुवाद मतलब वही ट्रांसलेट किया, है ना, और ताकि हम किसी के पढ़ने के लिए इजी हो जाए। और टोटल कितने वर्ष रहे? 47 वर्ष तक रहे। आप बैठिए और कौन पढ़ेगा? आप पढ़ दो, क्या दिक्कत है? हाँ आप पढ़िए। पीछे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पीछे से कौन पढ़ेगा? आप पढ़ दीजिए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है मन से सन्यासी नहीं थे। सन्यासी का मतलब साधु। हाँ जी, मन से नहीं थे। यहाँ से पढ़ दो बच्चे, वहाँ नहीं दिख रहा बुक में, कोई बात नहीं, आपको बुक बाइंडिंग में आ गया होगा। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। हाँ जी। दसियों साल बाद मिलने के बाद ही उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात
झेलकर मिलते, हाँ। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? हाँ। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्या कहते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हिंदी को क्या कहते थे? राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। हमारे राष्ट्रभाषा की लायक भाषा को किसको समझते थे? हिंदी को समझते थे। और हर मंच से उसकी तकलीफ बयान करते थे, किसकी? हिंदी की, कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। और वो क्या कहते हैं, इसके लिए ऐप काटते हैं, जिसको काटा नहीं जा सके ऐसे वो तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर झुंझलाते, मतलब गुस्सा करते थे, हल्का गुस्सा करते हुए देखा है। और हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख व्यक्त करते भी देखा है। हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करते हुए अभी भी कुछ बच्चों के मुंह से निकला ना, नहीं सीखेंगे। सीखेंगे नहीं सीखेंगे? सीखेंगे। हम तो संस्कृत भी सीखेंगे और हिंदी भी सीखेंगे, पक्का सीखेंगे। भले हम डॉक्टर भी बन जाएं, भले इंजीनियर बन जाएं, चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन हम अपनी संस्कृति सीखेंगे, हम अपनी भाषा सीखेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, हम ये नहीं कहते कि हम जर्मन नहीं सीखेंगे, हम ये नहीं कहते कि हम और कोई लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, हम सारी लैंग्वेज सीखेंगे। पर हमारी कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है वो कितनी महान है, ये बात खुल के बताते हैं, ये हम जरूर सीखेंगे, ये हम जरूर सीखेंगे। और वो क्या कहते हैं, देखिए, घर परिवार के बारे में निजी जो उनके विचार थे, दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। अपने जो उनके साथ मिलने वाले थे ना, उनसे वो क्या करते थे, उनके परिवारों के बारे में पूछते थे। कंटिन्यूस करिए बच्चे, आप करिए, हाँ आप कर लीजिए। हाँ जी, जोर से बोलिए बेटा, जोर से बोलिए। घर परिवार के बारे में निजी तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव। हाँ। और वह बड़े से बड़े दुख के पूछना उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़ा दुख उनके मुख से सांत्वना के, सांत्वना मतलब तसल्ली देना, के जादू भरे शब्द सुनना। उनके शब्द कहते थे जादू भरे, ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। ऐसी रोशनी जो किसी साधु में ही हो सकती है, किसी महान व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकती है, उसमें हो सकती है। हाँ जी, लड़के हर मोड़ दिखाती है जीवन को रहेगा। मुझे अपनी मृत्यु, हाँ, और फादर के शब्द से धरती विरल शांति भी उनको याद आ रही है। बैठिए आप, बैठिए। वो क्या बताते हैं कि फादर बुल्के के जो शब्द है उनमें धरती विरल शांति भी उनको याद आती है। किसको याद आती है? लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, मतलब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। और क्या कहते हैं, जब देखा तब वे बाएं दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए ताबूत में पड़ी थी। ताबूत किसको कहते हैं? ताबूत का वो क्या होता है? ताबूत लकड़ी का एक बक्सा जिसमें जो क्रिश्चियन लोग होते हैं जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके अंदर रखते और उसको दफनाते। आपने देखा होगा है ना, तो उसको ताबूत कहते हैं। उसके अंदर की शांति बरसती थी चेहरे पर, वो जो शांति थी वो फिर थी, मतलब अभी भी डेथ हो गई थी फिर भी थी, तरलता जम गई थी। और वह दिन कौन सा था? 1882 की सुबह का 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट जो है वहाँ पे निकलसन कब्रगाह में ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन, राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों वाली घनी छाया जो थी ना, उसमें ले जाया गया और वहाँ पे कब्रगाह में आखिरी छोर तक ले जाया गया। वहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र जो है वो अवाक मुंह खोले खड़ी थी, मतलब ऐसे थी वो, ऐसे मतलब अवाक मुंह खोले, मतलब आपको ऐसे आश्चर्यचकित होना होता है, अवाक रह जाना, आश्चर्य जाना कि ये कैसे हो गया है। यानी कि शायद जो उनकी मृत्यु थी वो भी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा था। और
ऊपर करील की घनी छाया थी। ऊपर क्या था? करील के पेड़ थे और उनकी क्या थी? घनी छाया थी। और साथ में कौन कौन थे? याद रखिएगा कौन कौन थे, ये नाम देखिए नीचे। मसीह समुदाय के लोग, पाद्रीगण, और उनके बीच में गैरिक। गैरिक कौन से होते हैं? साधु पहनते हैं ना वस्त्र, वो वाले वस्त्र कपड़े पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक सत्य प्रकाश थे, रघुवंश थे। ये सारे उनके रिश्तेदार थे क्या? कोई बता सकता है क्या? कौन थे? उनके साथी थे, अपरिचित थे, लेकिन अब क्या हो गए थे? उनके साथी हो गए थे। अपरिचित थे पहले तो, लेकिन अब क्या हो गए थे? उनके साथी हो गए थे। जब वो आए थे तो आप में से कोई सोच सकता है कि एक अनजान आदमी अनजान देश में आया और वहां पे उसके इतने सारे जो सन्यासी के जो लोग हैं साथी बन जाएंगे, जब उसकी डेथ होगी तो कितने लोग आएंगे? आप देखिए अपरिचित आटों से दबे हुए थे, ठीक है, और सिमट आए थे, कब्र के चारों तरफ खड़े हुए थे। फादर की देह को पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई मसीह विधि से, यानी जो क्रिश्चियन लोगों का होता है उस विधि से संस्कार शुरू हुआ। रांची के जो फादर पास्कल कोयना के द्वारा उनका अंतिम संस्कार की विधि करवाई गई। तो क्यों पूछा जाए आपसे किसने करवाई थी फादर काबिल गुलकर की अंतिम विधि? पास्कल कोयना ने करवाई थी। उन्होंने हिंदी में करवाई। सबसे बड़ी बात देखिए, किसमें करवाई? हिंदी में करवाई। सारी जिंदगी भर काम उन्होंने हिंदी में ले दिया और अंतिम समय में उनकी अंतिम विधि भी हिंदी में करवाई थी मसीह विधि से। फिर उन्होंने सेंट जेवियर्स रेक्टर वो जो है उनके फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसने की? पास्कल ने तो कुछ और किया था। ये देखिए क्या है, तो ये किसने किया था? फर्क क्या है दोनों में? वो पास्कल कोयना है और ये कौन से हैं? रेक्टर। फादर पास्कल ने उनके जीवन के कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर गुल के क्या बोले? फादर गुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में से ऐसे रतन और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी, अनुकरणीय जीवन को नमन किया। और क्या किया? उनकी मृत्यु पर उनको नहीं पता था कि उस सन्यासी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई रोएगा या नहीं रोएगा, लेकिन उनकी मृत्यु पर क्या हुआ? उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। जिनकी आंखें नम हो जाए ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या अच्छा था उनमें? और क्या अच्छा था? अच्छा जी, ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे। इस तरह हमारे बीच में से वो चले गए, हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूलदार, गंध से भरा, सबसे अलग, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमकता लहलहाता खड़ा था। इसको अब आपको लग रहा है कि ये जो शीर्षक है ये ठीक है? किस लिए ठीक है भाई? इंसानियत के लिए काम करते थे, है ना? वो अपने धर्म के लिए कट्टर नहीं थे और क्या करते थे? इंसानियत के लिए काम करते थे। तो शीर्षक ठीक है क्या इस चैप्टर का? अच्छा जी, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र कांच की तरह आजीवन बनी रहेगी और मैं उस पवित्र ज्योति में श्रद्धानंद हूँ। कौन कहता है? हाँ जी, तो ये हमारा चैप्टर था। आप में से किसी ने कुछ पूछना है? किसी ने? क्यों नहीं पूछना है? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ जी, अनुकरणीय, जिसको अनुकरण किया जा सके, हम उसके जैसा बनना चाहें, वो वाला ये हार्ड वर्क मिली है, मैं आपको दूंगा, ठीक है? आपको जो है ये मिल जाएंगे और आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक बार देख लीजिए। देह का मतलब क्या है? शरीर। यातना का मतलब क्या है? कष्ट। नोट करेंगे सब लोग इनको, ठीक है? वैसे ये आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दे दूंगा। और देह का मतलब शरीर, यातना का मतलब कष्ट, साक्षी का मतलब क्या है? गवाह। निर्मल का अर्थ क्या है? साफ। संकल्प का अर्थ क्या है? निश्चय। दैन कुछ और वर्ड भी है, देखिए। संक्रिक जो बीच में वर्ड आया था, तंग। पादरी ईसाई धर्म के जो अनुकरण करने वाले होते हैं। आतु का अर्थ अधीर होता है, सच्चे। आवेश का अर्थ जोश होता है और लबालब मतलब पूरा भरा हुआ, ठीक है? काटे, जो हमें से किसी ने पूछा था आपसे, काटे जैसे काटा नहीं जा सके। विरल, कम मिलने वाला। ताबूत मैंने आपको बता दिया था। सरकार ने प्रेम और भक्ति से युक्त पूज्य भाव को बोलते हैं। करील एक शब्द आया था, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक खटीला और झाड़ी वृक्ष जो होता है उसको बोलते हैं।
और देखिए ये हमारे आज के चैप्टर का ब्रीफ है, सार है। हम इसको रीड कर लेंगे, साइलेंट रीडिंग कर लेंगे। ये हमारे जो आज हमने चैप्टर पढ़ा उसका क्या है, ब्रीफ है, और जो हमने पढ़ा है उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे चैप्टर का। ठीक है, तो आप सब लोग क्या करिएंगे, 1 मिनट के लिए इसको साइलेंट रीडिंग कर लीजिए। कोई चीज़ आपने इसमें से और पूछनी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपका साइलेंट रीडिंग का पार्ट है, आप लोग इसको 1 मिनट में देख लीजिए। कोई हार्ड वर्डिंग लगे आपका पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ लगे 1 मिनट का मतलब 1 मिनट ही नहीं है, बाद में भी पूछ सकते हैं। आपको जब लगे पूछ सकते हैं, आपको जब जी करे तब पूछ सकते हैं, या आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपनी बुक में भी टिक किए होंगे, ठीक है, आप उसमें से भी मेरे से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, उसमें लिखा है वो रांची गए, फिर वहाँ जाके मतलब संस्कृत विभाग के प्रोफेसर हो गए। हाँ जी, फिर इसके बाद पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। हाँ जी, सर वो कहाँ आपने